हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने देखा होगा। इससे पहले वाला लेक्चर मैंने 22 मिनट का कराया था, जो कि बहुत बड़ा था। 22 मिनट्स इट्स नॉट कम कि आप उसके अंदर इतना कुछ मैंने आपको कराया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे पेड कोर्स को लेकर इंटरेस्टेड है दे कैन कॉन्टेक्ट टू अस। ठीक है, चलिए। और कुछ बच्चों का आ रहा है कि भैया मैप करा दो, वो भी करा दूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और हिंदी साइंस वाले भी जो बोल रहे हैं तो धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, इसलिए मुझे एक ही चीज़ पर फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ एमसीक्यूज़। टॉप एमसीक्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और अगर आपने पहले वाले एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो भी आगे देख लीजिएगा। सारे के सारे ऑन डिमांड और आपके एग्ज़ाम से ही रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे लेकर आए हैं, ठीक है। तो आपके लिए तो अच्छी बात है, रिवीजन भी साथ साथ चल रही है और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन में क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो नेशनलिज्म कब अराइव होता है, किस सेंचुरी में नेशनलिज्म का अराइज होता है, देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रवाद का जो उदय है वो 18th सेंचुरी में देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे शुरू तो 15th सेंचुरी में हो गया था, मगर यहाँ पे जो सुटेबल ऑप्शन होगा वो 18th सेंचुरी होगा, क्योंकि इसी बीच में हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में आने के बाद ही राष्ट्रवाद के साथ साथ हम देखते हैं कि इम्पेरियलिज्म आया। इम्पेरियलिज्म के कारण हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, और यहीं पर इसका आंसर भी था, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का उदय 18वीं शताब्दी में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों को अभी क्या करना है, आप लोगों को पहले सॉल्व खुद करना है, और आप मुझे बताएंगे कि 15 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ, इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपने सही बताए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है। यानी कि इंडिया में राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट जो है इंडिया के अंदर कब शुरू होता है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट होता है बताइए आप मुझे। चलिए, तो हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू होता है, 1857 के बाद नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 1885 के अंदर हम आईएनसी को देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 1905 में पहला स्वदेशी मूवमेंट देखते हैं हम, ठीक है, जिसे बोलते हैं नॉन कॉपरेशन, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 1919 के अंदर हम देखते हैं जलियांवाला बाग, और इसके अलावा असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। समझ में आ गया। तो चारों ऑप्शन को आपको पता होना चाहिए, चारों ऑप्शन के बारे में, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की। इनमें से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन सा व्यक्ति है। तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम, जवाहरलाल नेहरू। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो A.O. ह्यूम द्वारा हुआ है, ठीक है। A.O. ह्यूम ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी, वो भी कब की थी, 1885 में, ठीक है, 1885 में, ठीक है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक है। चलो, अब आता है नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ। यानी कि चंपारण जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो चंपारण मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट कहलाता है, ये 1917 में होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। और ये चंपारण कौन सी जगह पे पड़ता है हम ये भी जानते हैं। चंपारण पड़ता है अपना बिहार में। कहाँ पे पड़ता है, चंपारण पड़ता है बिहार में। तो बिहार में हमें देखने को मिलता है कि जो ये है ना, सारा का सारा आप देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो किसानों के लिए किया गया था, वो भी इंडिगो को लेकर हुआ था। और पहली बार वहाँ पे महात्मा गांधी जो अंग्रेज़ों को घुटने पे ले आए, पहली बात, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अब आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बताइए कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि कई मासूम लोगों को कहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया था, जनरल डायर के कहने पर, ठीक है। तो जनरल डायर के कहने पर मौत के घाट उतार दिया गया था कई सारे लोगों को, कहाँ पे, जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब में पड़ता है, प्रेजेंट टाइम में पंजाब में पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया। और इसी को लेकर जो
जो अपने महात्मा गांधी थे और रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपनी उपाधि भी वापस कर दी थी। जैसे नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, उन्हें वापस कर दी गई। और इसके अलावा जो पंजाब केसरी की जो पंजाब हिंद की शायद पंजाब केसरी की जो मिली थी महात्मा गांधी को, ठीक है, उपाधि, वो भी उन्होंने वापस कर दी थी। ठीक है, उन्होंने बोला जब हमारे देश के लोग ही सेफ़ नहीं है तो ऐसे लोगों से हम क्या लेंगे, क्या डिमांड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से पूरे देश में एक गंदा सा आक्रोश आ गया, एक मतलब एक अच्छा आक्रोश आ गया कि अब हमें देश को आज़ाद कराना है, देश के अंदर नागरिकों के अधिकारों की बात करनी है अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और 6th क्वेश्चन है हमारे सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बताइए, यह हुआ था 1930। ठीक है, 1930 में हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। वहीं पे जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में होता है। और 1919 में क्या होता है, अभी हमने ऊपर बात की थी, क्योंकि 1919 के अंदर हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग होता है। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, यानी कि अब हम आपकी कोई सी भी बात नहीं मानेंगे, किसी भी बात पर हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 1942। अभी जस्ट ऊपर हमने ये बात की थी कि देखो 1942 के अंदर हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और वहीं पे जब मैं आपको 1920 के बारे में बता रहा था तो मैंने बोला असहयोग आंदोलन। 1930 के अंदर अभी हमने ऊपर पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हम देखते हैं कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ, ये तो सबको पता है। ठीक है, और इसी समय में हमारे देश को आज़ादी भी मिली थी। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक, समझ में आ गया। और 1945, 46, 47 और 48 है, इसलिए आसपास के ईयर में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको लगेगा भाई भले ही हम आज़ाद 1947 में हो गए, मगर हो सकता है जो 1946 में हम बंटवारा 1947 की रात में हो गया था। कब? 14-15 की रात में। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक फॉर द फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जागेगा। किसके लिए? अपने अधिकारों के लिए, अपनी खुशहाली के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये पहला स्पीच था जो कि रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के सामने संबोधित किया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अगला है भारत के पहले मैंने पहले ही बोल दिया आंसर, चलो कोई बात नहीं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए, तो अभी हम सबका पोस्टमार्टम करते हैं कि किस तरीके से है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री तो चलो मैंने बता दिया आपको, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पहले PM जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल क्या थे? तो ये पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि साथ साथ लिखते हुए चला करो यार। ठीक है, क्योंकि कोई बताने नहीं बैठेगा आपको। ठीक है, इसके बाद ये है हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और BR अम्बेडकर हमारे पहले क्या थे? पहले कानून मंत्री कह सकते हो, या फिर हमारे कानून को बनाने वाले, यानी कि हमारे संविधान के पिता भी बोलते हैं। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, और BR अम्बेडकर हमारे कानून मंत्री, और जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए, अब आता अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पांचांग क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पांचांग है वो है विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत से हमारा कैलेंडर शुरू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखिए कि एक कैलेंडर होता है अंग्रेजी का, ठीक है, जिसको हम सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। दूसरा होता है मोमडन का। ठीक है, मोमडन इन द सेंस कि इस्लाम का एक कैलेंडर होता है जिसको हम बोलते हैं हिजरी संवत। और हम फिर आता है हमारा विक्रम संवत। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, 11th है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो 11th में जो सबसे बड़ा राज्य भारत का वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। चलिए, अब बात करते हैं। देखो, अब अगर इसमें दो तरह का होगा, या तो पॉपुलेशन वाइज बोलेगा, अगर पॉपुलेशन वाइज बोलेगा तो उत्तर प्रदेश, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और उत्तर प्रदेश है वहाँ पे पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी हम सबको पता है, गंगा नदी। ठीक है, सबसे लंबी गंगा, सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दोनों में अंतर देख लेना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र, और साउथ की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, तीनों का मतलब याद रखना।
चलो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की पूछ रहा है। अगर आप लोग पता क्या करेंगे, आप लोग दिमाग लगा लेंगे और बोलेंगे माउंट एवरेस्ट है, जो कि हो जाएगा आपका आंसर गलत। ठीक है, तो हमारे जो वहाँ से हैं वो है कंचनजंगा। इंडिया की जो है वो कंचनजंगा है। वैसे K2 भी है, मगर K2 का नाम यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए मैं K2 को नहीं बोल रहा। ठीक है, वैसे इंडिया की K2 अगर आगे ऑप्शन हो तो K2 बोल देना, वरना कंचनजंगा सबसे बड़ी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल की है। ठीक है तो वो हमारे हिमालय का पार्ट, मगर हिमालय तो नेपाल में ही फैला हुआ है, तो वो नेपाल के अंदर आता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, तो 14th क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो इसके बारे में तो आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है मेघालय। मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और मेघालय के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मासीन राम। याद रखना, ये भी याद रख लेना जनरल नॉलेज के लिए। मासीन राम जो है वहाँ पे पूरे साल बारिश होती है। ठीक है, पूरे साल बारिश होती है मेघालय के मासीन राम में। ठीक है, एंड द 15th क्वेश्चन इज, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादित होती है? यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल देखने को मिलती है? तो हम सबको पता है गेहूँ। सबसे ज़्यादा भारत के अंदर गेहूँ उगाया जाता है, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आते थे तो अच्छी बात है, नहीं आते थे तो आपके रिवीजन हो गए। और अब हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में थोड़े और क्वेश्चन। अभी थोड़ा टाइमिंग का इशू हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। और बड़ी वीडियो देता हूँ तो आप लोग देखते ही नहीं है। अभी लास्ट वीडियो 22 मिनट की थी, आप लोगों ने सबने देखा ही नहीं है, तो इसलिए मैं अब छोटी छोटी वीडियो डाला करूँगा। ठीक है, जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग तैयार है, उस दिन मैं पूरी बड़ी वीडियो ला के दे दूँगा 2-3 घंटे की। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और अगर कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इशू हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू और टाटा बाय बाय।